हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूरोप में मिसाइलों को तैनात करेगा अमेरिका। रूसी विदेश मंत्री ने दी बड़ी चेतावनी, कहा इससे सिर्फ और सिर्फ युद्ध की आशंकाएं बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर अमेरिका अब मिसाइलों को तैनात करने वाला है। दोस्तों बताएंगे ब्रेकिंग खबर क्या है, ये साथ ही आगे बताएंगे। जहां पर अब चीन बॉर्डर तक पहुंचना होगा और आसान। बताएंगे दोस्तों आखिर कौन सा ये नया रोड बनने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे मोदी सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है चाइना तक पहुंचने के लिए। साथ ही आगे बताएंगे आपको जहां पर यूनाइटेड नेशन ने की कश्मीरी की रिहाई की मांग, जिसके बाद भारत ने लगाई जमकर फटकार। बताएंगे क्या जवाब दिया अपने भारत ने। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर इतने तारीख को राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं भारत, बड़ी घोषणा हो गई है। दोस्तों साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार कांग्रेस पार्टी को लगी है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आखिर बताएंगे अब कौन से वो नेता है जो इस्तीफा दे दिया दोस्तों कल। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बिहार में जमीन खरीद और बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने उठाया है बड़ा कदम। बताएंगे दोस्तों आखिर नक्शे के साथ भी होने वाला है दाखिल खारिज। तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी यहाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूरोप में मिसाइलों को तैनात करेगा अमेरिका। रूसी विदेश मंत्री की चेतावनी, कहा इससे सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ेगा। बता दे यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही यूरोप में मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से यूरोप में रणनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा होगा। उन्होंने इसे उकसाने वाली कार्यवाही बताते हुए चेतावनी दी कि इससे सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें लावरोव ने 28वीं OSCE मंत्री स्तरीय परिषद की एक बैठक में कहा कि रणनीतिक स्थिरता की बुनियाद तेजी से ढह रही है। नाटो तनाव को कम करने और खतरनाक घटनाओं को रोकने के हमारे प्रस्तावों पर रचनात्मक रूप से विचार करने से इनकार कर रहा है, और इसके विपरीत नाटो गठबंधन के सैन्य बुनियादी ढांचे को रूसी सीमाओं के करीब लाया जा रहा है। दोस्तों एक बुरे सपने जैसे परिदृश्य, एक सैन्य टकराव की वापसी हो रही है। बता दें कि लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस उन समझौतों पर जोर देने जा रहा है जिससे पूर्व में नाटो की आक्रामकता को खत्म किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग, यानी कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में अमेरिका का ये बड़ा फैसला कि वो यूक्रेन के मुद्दे को लेकर यूरोप में मिसाइलों को तैनात करेगा। जी हाँ दोस्तों, और अब कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका अपने युद्ध के स्तर तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय होगी इस पर, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इसी से जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस ने पकड़े यूक्रेन के 3 जासूस, जिनमें खुफिया जानकारी ही नहीं दोस्तों बल्कि नौसेना पर हमले का भी ये लोग बना रहे थे प्लान। आपको बता दें कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने यूक्रेन की SSU के 3 स्पेशल एजेंटों को पकड़ा है, और ये एजेंट रूसी नौसेना के काला सागर फ्लीट के रेडियो सेंटर को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। दोस्तों रूसी नौसेना की यही फ्लीट यूक्रेन के आसपास के इलाकों में गश्त करती है। FSB ने बताया है कि इनमें से 2 पिता पुत्र हैं जो रूस के रणनीतिक ठिकानों का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। एजेंसी ने यह भी बताया कि उन्होंने आतंकवादी हमले की योजना बना रहे एक युवक को भी पकड़ा है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां चीन बॉर्डर तक पहुंचना होगा भारतीय सेनाओं का और भी आसान। 2023 तक पूरी होगी मुनस्यारी मिलम रोड। बता दें उत्तराखंड में 2012 से बन रही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित मुनस्यारी मिलम सड़क के 2023 के आखिर से पहले पूरी होने की संभावना नहीं है, और ये जानकारी सीमा
सड़क संगठन यानी बीआरओ के सीनियर अधिकारी MNV प्रसाद ने दी है। दोस्तों उन्होंने बताया कि ऊंची पहाड़ियों पर बन रही सड़क को 2021 तक पूरा होना था, लेकिन मुश्किल चट्टानों में रास्ता बनाने में दिक्कतें आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान के अलावा कोविड महामारी के कारण भी प्रोजेक्ट को पूरा होने में देरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क के पूरा होने के बाद वाहनों द्वारा भारत चीन सीमा पर जौहर घाटी में अंतिम सुरक्षा चौकियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीआरओ द्वारा इस 65 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अपने डिफेंस को मजबूत करने को लेकर मोदी सरकार के फैसलों की आप सराहना करते हैं नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली बार भी आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कमेंट में नाम जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या विचार रखते हैं हमारी भारत की जनता। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने की कश्मीरी की रिहाई की मांग तो भारत ने लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, भारत ने गुरुवार को कश्मीर के खुर्रम परवेज की आतंकवाद के आरोप में हुई गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के बयान पर जवाब दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने खुर्रम की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के प्रवक्ता का बयान आधारहीन है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बयान से पता चलता है कि भारत सीमा पार के आतंकवाद का जिस तरह से सामना कर रहा है, उससे हमारे लोगों का मानवाधिकार जिस तरह प्रभावित हो रहा है उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बयान में खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए आगे कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून जैसे यूएपीए को हमारी संसद ने भारत की संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया है, और बयान में जिस गिरफ्तारी की बात कही गई है वो भारत के कानून के तहत हुई है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को कर्ज में डुबा दिया है। दोस्तों चीन की उधारी चुकाने के लिए भी नहीं है पाकिस्तान के पास पैसे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कर्ज में डुबा दिया है। दोस्तों हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के पास चीन के कर्ज को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान ने चीन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भी भारी मात्रा में कर्ज लिया हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, और एक साल पहले हर एक पाकिस्तानी के ऊपर लगभग 75,000 रुपए का कर्ज था। चीन का कर्ज पहले से ही गर्त में डूबी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को दबा रहा है। दोस्तों इस वित्तीय वर्ष के आखिरी में पाकिस्तान के ऊपर कुल विदेशी कर्ज 14 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, जिसमें लगभग आधा कर्ज चीन के वाणिज्यिक बैंकों का है, और पाकिस्तान ने इन बैंकों से मुख्य रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से संबंधित परियोजनाओं के लिए कर्ज लिया हुआ है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी थी कि नीतिगत विफलता और बढ़ते आकस्मिक कर्ज के कारण पाकिस्तान की सार्वजनिक ऋण स्थिरता लगातार कमजोर हो रही है। मई में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिंच ने पाकिस्तान को B रेटिंग दी थी, और फिंच ने कहा था कि ये रेटिंग पाकिस्तान के कमजोर सार्वजनिक वित्त, बाहरी वित्त की कमजोरियों और सरकार की विफलताओं को देखकर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों हर तरीके से और हर तरफ से पाकिस्तान को लोगों ने डी ग्रेड बताया है दोस्तों, और कोई भी अब आगे से पाकिस्तान को कर्ज नहीं देने वाला, क्योंकि पाकिस्तान का क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में जा चुका है। दोस्तों बड़ी खबर इसी से जुड़ी आगे की खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान के कंगाली का आलम ऐसा है कि कर्ज लेते हुए टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि नियम एवं शर्तें भी नहीं पढ़ा दोस्तों पाकिस्तान ने, और सऊदी अरब से इन शर्तों पर ले लिया पैसा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट और रिकॉर्ड स्तर के लिए जाने जाने वाले कर्ज को ध्यान में रखते हुए इस बार सऊदी अरब ने उसे बेहद कड़ी शर्तों के साथ कर्ज दिया है, और शर्तें ऐसी हैं दोस्तों कि शायद कोई भी देश इन पर यानी इन शर्तों पर कर्ज ना ले। आपको बता दें इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने शायद कर्ज लेते वक्त इन शर्तों को नहीं पढ़ी, क्योंकि कंगाली की हालत ऐसी हो गई दोस्तों कि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा सूझने लगा, और उसके पीछे यानी वो पैसे देने के पीछे दोस्तों क्या सबसे बड़ी पॉलिसीज हो सकती है वो पाकिस्तानी PM इमरान खान ने पढ़
बढ़ने तक की कोशिश नहीं की और साइन कर डाला। आपको बता दे दरअसल पाकिस्तान ने 4.2 अरब डॉलर के कर्ज का समझौता कर लिया और पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर की नकद जमा राशि देने पर सहमति जताई है, जिसमें यह कहा गया है कि देश 3 दिन के नोटिस पर इसे किसी भी समय वापस करने के लिए बाध्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सऊदी अरब जब चाहेगा इन पैसों को ब्लैक यानी होल्ड पर लगा सकती है दोस्तों। ऐसे में इमरान खान कंगाल में और ज्यादा कंगाल होते नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब कोई भी देश उनको ऋण देने से पहले 100 बार सोच रहा है दोस्तों। ऋण देता भी है तो कड़ी प्रतिबंधों के साथ। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी? ऐसे इमरान खान जो बिना बात के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं दोस्तों और उस देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो आपका जवाब जरूर बनता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत रूस संबंध को लेकर खबर आ रही है कि 6 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्या एक बड़ी चुनौती को साध पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही चुनौतियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं दोस्तों, और सूचना है कि राष्ट्रपति 6 दिसंबर को ही 21वीं भारत रूस वार्षिक समिट होने के बाद लौट जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी रूस के साथ रिश्ते को गहराई में ले जाने का एक अवसर है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण काल के बाद पुतिन किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प दोस्तों बात यह है कि पुतिन की ये यात्रा रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव की पाकिस्तान यात्रा संपन्न होने के बाद हो रही है दोस्तों। वैसे में देखना यह है कि भारत और रूस अपने रिश्तों को और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे के लिए कितना उपयोगी बना पाते हैं। ऐसे में दोस्तों 6 दिसंबर को पुतिन के आने यानी भारत में आने के लिए उनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया पुतिन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चिट्ठी पर बड़ा विवाद, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्रिटिश पीएम को जोकर कहा। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी पत्रिका ने किया है इसको लेकर दावा। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक निजी बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जोकर के रूप में प्रदर्शित संदर्भित किया है दोस्तों। और फ्रांस की एक पत्रिका ली कैनार्ड ने इस बात की पुष्टि भी की है। पत्रिका के अनुसार जॉनसन के द्वारा चिट्ठी भेजने जाने से नाराज मैक्रों ने गुस्से में आकर यह बात कही है दोस्तों। मैक्रों यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के व्यवहार को अशिष्ट भी बताया है दोस्तों। अगली खबर की ओर चले, जहां पर रूस और अमेरिका में बड़ी तनातनी के बीच क्रेमलिन ने कई यूएस डिप्लोमेट्स को वापस जाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने के बाद रूस ने अमेरिकी दूतावास के कई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अमेरिका लौटने का आदेश दिया है। और इससे पहले अमेरिका ने भी रूसी राजदूत को 27 रूसी डिप्लोमेट और उनके परिवारों को 31 जनवरी तक अमेरिका छोड़ने को कहा है दोस्तों। ऐसे में आपस में ही भारी विवाद इनके बीच होता नजर आ रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से खबर, ग्वादर परियोजनाओं के खिलाफ भड़क उठा है जन विद्रोह। चीन के लिए बढ़ गया है ये सिर दर्द दोस्तों। पाकिस्तान के ग्वादर में चल रहा जन आंदोलन पाकिस्तान सरकार के साथ साथ चीन के लिए भी बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है दोस्तों। गुरुवार 18वां दिन था जब ग्वादर में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और ये लोग पीने के साफ पानी और ट्रॉलर माफियाओं को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और आंदोलन की कमान ग्वादर के हकूक को तहरीक नाम के संगठन के हाथ में है दोस्तों। और खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों में ग्वादर के अलावा तुर्बत, पिशकान, जामरान, बुलेदा और मारा और पासनी के निवासियों ने भी भाग लिया। ऐसे में दोस्तों चीन के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है ग्वादर परियोजना। ऐसे में पाकिस्तान की जनता चाइना का साथ नहीं दे रही है दोस्तों, लेकिन इमरान खान जिनपिंग के तलवे हमेशा चाटते थे हैं और शायद आगे भी रहेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या आगे भी तलवे चाटेंगे इमरान खान? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के बाहर दिखा हथियार बंद शख्स, जिसके बाद पूरे परिसर की
कर दी गई है घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बाहर हथियार बंद शख्स के दिखने के बाद पूरे परिसर की घेराबंदी कर डाली गई है दोस्तों, और उस शख्स की तलाश के लिए सघन जांच की जा रही है। फिलहाल किसी अनहोनी घटना की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है और इस परिसर को खरीदने में 85 लाख डॉलर खर्च किए गए थे। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर दोस्तों अपने ही लिए बड़े ही शर्मनाक खबर आ रही है, जहां पर फाइटर जेट मिराज का पहिया चोरी कर लिया गया है। दोस्तों शहीद पथ पर जाम के भी स्कॉर्पियो से उतरकर चोरों ने किया है ये कारनामा। दरअसल शहीद पथ पर चलती ट्रेलर से फाइटर जेट मिराज का पहिया चोरी हो गया है दोस्तों। इसकी जानकारी होते ही एयरफोर्स के अधिकारियों ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया, तो वहीं चालक भी हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। पहिया मध्य वायु कमान का स्टेशन बीकेटी से जोधपुर भेजा जा रहा था। चोरों ने रास्ते में ट्रेलर का रास्ता काटकर वारदात को अंजाम दिया और इस मामले में आशियाना थाने में ट्रेलर चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शहीद पथ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि शहीद पथ पर ही एसआर होटल के पास जाम लगा हुआ था और जाम के बीच ट्रेलर के पीछे चल रही काले रंग की स्कॉर्पियो से उतरे दो लोगों ने रस्सा काटकर एक टायर उतार लिया और जाम के कारण वो गाड़ी किनारे लगाकर पकड़ नहीं सका और इसी बीच स्कॉर्पियो सवार वहां से निकल गए। हेम सिंह ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर दी। आपको बता दें दोस्तों, ये खुद के लिए ही बड़ी ही शर्मनाक खबर है दोस्तों, जहां पर इन फाइटर जेट से इनके पहियों को चोरी कर लिया जा रहा है दोस्तों, वो भी खड़े खड़े। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी? अगर आप भी मानते हैं कि इन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, जिन्होंने और जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है दोस्तों, उनके साथ ऐसी हरकतें कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अपनी सुझाव आप लोग भी जरूर दीजिएगा। इस पर बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प, जिसमें एक दूसरे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, कई पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हिंसक झड़प हो गई। हालांकि किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। झड़प के बाद ये कहा गया है कि ऐसा गलत फहमी की वजह से हुआ है और इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच गोलीबारी भी हुई है। तालिबानियों को जवाब देते हुए ईरान की तरफ से गोले भी दागे गए हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर रूसी सेना में तैनात हुआ आग उगलने वाला महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक अब दुश्मनों की खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने भी अपने घातक बीएमपी टर्मिनेटर टैंक को सेना में कमीशन कर दिया और सितंबर में जपाड 2021 नाम के युद्धाभ्यास के दौरान रूसी सेना ने इस टैंक का ऑपरेशनल मंजूरी दे डाली है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर 70 सालों के बाद भी बलूचिस्तान को नहीं मिल पा रहा है साफ पीने का पानी। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। बता दें, ग्वादर में 2 हफ्ते से अधिक से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद बलूचिस्तान पुलिस ने कई और जिलों से 5500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की और पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा फैला रहा अमेरिका, गंभीर हुआ संकट। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है और ये बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। बुधवार को अमेरिकी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने का आह्वान किया गया है। दोस्तों ऐसे में खुद को सबसे स्वच्छ और स्वस्थ बताने वाला अमेरिका ही ये सबसे बड़ी गंदगी का काम कर रहा है दोस्तों। ऐसा हम नहीं, खुद रिपोर्टों में ये बड़ा खुलासा हुआ। इस पर आप क्या राय सुझाव देंगे अमेरिका को, बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत में ओमिक्रॉन का केस का पहला मामला देखा गया है, जहां अब तक 2 संक्रमित पाए गए हैं दोस्तों, एक दक्षिण अफ्रीकी और दूसरा स्वास्थ्य कर्मी। संपर्क में आए 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि भारत देश में गुरुवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में इस वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। इनमें एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक है और दूसरा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी है। हालांकि
मंत्रालय ने लोगों से भय का माहौल न बनाने और प्रोटोकॉल कोरोना का सख्ती से पालन करने की अपील की। आपको बता दें केंद्र सरकार ने दावा किया है कि दोनों मरीजों को चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है, जबकि इस दावे के कुछ देर बाद बेंगलुरु महानगर पालिका ने बयान जारी किया कि 20 नवंबर को आया 66 वर्षीय मरीज 27 नवंबर को ही देश से जा चुका है और इनके संपर्क में कुल 266 लोग आए थे, जबकि इनमें से किसी में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरा शख्स एक 46 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी है जिसका कोई यात्रा इतिहास ही नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच आई भारत के लिए अच्छी खबर। एक्सपर्ट्स ने कहा कि डेल्टा जैसी इसमें कोई बात ही नहीं है। बड़ी अच्छी खबर। बात करें आगे की खबर की, जहां पर कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुश्किलें। मेघालय में फिर लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। दरअसल कांग्रेस का मेघालय में फिर से बड़ा झटका लगा है। 17 में से 12 विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों बाद मेघालय में पार्टी के 2 और वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी MPCC के कार्यकारी अध्यक्ष जेम्स लिंग दोह और पूर्व महासचिव डॉक्टर मानस दास गुप्ता ने बुधवार को शिलांग में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका, वो भी लगातार झटकों पे झटका लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। क्यों कोई भी विधायक या नेता कांग्रेस में नहीं रहना चाह रहा है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखते हैं क्या बात और क्या विचार रखती है हमारी भारत की जनता, तो जवाब देना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के बाद भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी कटे करीब 8 करोड़ चालान। जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर यातायात नियमों का पालन न करना को दावत देता है और सड़कों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक करीब 8 करोड़ चालान काटे जा चुके हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर बिहार में जमीन खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम नीतीश का बड़ा कदम। अब जमीन के साथ साथ नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार जमीन खरीद या बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब जमीन के नाम के साथ साथ नक्शे का भी दाखिल खारिज कराएगी। नीतीश सरकार के आदेश के बाद अब जमीन की बिक्री होने पर न सिर्फ रैयत के नाम पर और नाम में परिवर्तन होगा, बल्कि बिक्री के मुताबिक जमीन का नक्शा भी बदल जाएगा और इस तरह दस्तावेज के साथ ही नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा। और नए प्रावधान लागू होने के बाद बिहार अब दाखिल खारिज के साथ नक्शा देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस समय कितने भाई बहन उत्तर प्रदेश के और बिहार के हैं? जी हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अंतिम खबर की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल जाने वाले बच्चों को मिली बड़ी राहत। गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और सवाल पूछा है कि जब आपने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत दी और स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। और गोपाल राय ने कहा है कि स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों हमारे खबर पर, इसलिए अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।